नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जिस हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और ये दिल के करीब इसलिए है क्योंकि ये सक्सेस की बात नहीं है, ये फेलियर की बात है। बहुत सारी ऐसी गलतियां, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने पिछले 10 सालों में की और उसकी वजह से मुझे क्या क्या नुकसान हुआ, कैसे मुझे समझ में आया कि ये गलतियां मैं कर रहा हूँ फाइनेंस से रिलेटेड और उससे मुझे क्या-क्या नुकसान हो रहा है। जिस दिन मुझे ये समझ में आया, उसके बाद से मैंने उस पे करेक्शंस किए और उसका नतीजा ये है कि आज 37 साल की उम्र में मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। इंडिपेंडेंट हूँ, कम से कम इस चीज़ की मुझे चिंता नहीं है कि अगर मेरी जॉब कल चली जाए या मैं कल अर्निंग नहीं कर पाऊँ तो क्या होगा? कैसे मैं सर्वाइव करूँगा? इन्हीं चीज़ों के बारे में, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में, इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं खूब डिटेल में। मैंने वो गलतियाँ की हैं, मैं चाहता हूँ वो गलतियाँ आप ना करें और वो गलतियाँ आप ना करें इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें हम एक-एक गलतियों के बारे में बात करेंगे। 10 गलतियाँ मैंने आइडेंटिफ़ाई की हैं जिसको इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ और उन 10 गलतियों से मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, मैंने कैसे मैनेज किया, मैंने कैसे उससे ओवरकम किया और आज आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में डिटेल में समझ के बात करेंगे। दोस्तों ये बात है 2010 की, जब मेरी पहली बार जॉब लगी। कॉलेज में मैं पढ़ता था, कॉलेज का प्लेसमेंट हुआ और उस समय बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं होती थी, तो जो मेरा टोटल पैकेज था उसमें कटने-वटने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद मेरे हाथ में आते थे करीब 12,000 रुपए और वो 12,000 रुपए हर महीने खत्म होते थे। ये केवल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं है, ये कई साल चला। मैं कभी भी बजट नहीं बनाता था, मुझे लगता था बजट क्या बनाना? बजट यार पापा लोगों के समय की बात होती थी, वो लोग बनाते थे, वो लोग हमेशा कॉपी पर लिखते थे कि आज कितने की सब्जी आई, कितने का क्या आया, कितने की एलआईसी का इन्वेस्टमेंट जाना है, फंड जाना है। हम लोग नए जमाने के लोग हैं, ये सब चीजें तो नहीं करते। और बजट ना बनाने से जो मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे कभी ये नहीं समझ में आया कि ये पूरे के पूरे पैसे मेरे जा कहाँ रहे हैं। मुझे कभी ये नहीं समझ में आया कि क्या मैं कोई फालतू खर्चा कर रहा हूँ। मैं तो नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा था ना। जो उस समय मेरे साथ निकले हुए जितने भी बच्चे थे, जितने भी हम कॉलेज के दोस्त थे, सब लोग निकले थे, सबकी जॉब लगी थी अलग अलग जगह पर। किसी की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, बट ऑलमोस्ट सब लोग उसी ब्रैकेट की सैलरी रेंज में, कोई 20-25% ऊपर नीचे, सब लोग उसी सैलरी रेंज में थे। सबकी एक तरीके की जॉब लगी थी, सब लोग वही चीजें करते थे, सब लोग अपना घर मैनेज करते थे, वीकेंड में पार्टीज करते थे। मैं सारी चीजें करता रहा। मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि बजटिंग नाम की एक ऐसी चीज होती है जिससे हम अपने पूरी चीज को ट्रैक कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कहां कहां पर हम खर्चे कर रहे हैं, कहां कहां पर अननेसेसरी जा रहा है। बजटिंग देखने में और बताने में बहुत ही छोटा सा शब्द लगता है, बहुत ही छोटी और सिंपल सी चीज लगती है, लेकिन जब आप बजट करते हैं, बजट बनाते हैं, तो इतना ज्यादा इफेक्ट उसका आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसका आपकी जिंदगी पर कि आप उससे पूरी लाइन चेंज कर लेते हैं। आपको जिस एक डायरेक्शन में आपका फाइनेंशियल जर्नी जा रहा है वो बिल्कुल डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है अगर आप प्रॉपर बजटिंग करते हैं, उसे रिव्यू करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। बजटिंग करने के लिए सिंपल सा रूल 50-30-20 का रूल होता है जो हम फॉलो करेंगे। आप भी 50-30-20 के रूल के हिसाब से अपनी बजट बनाइए और देखिए कि आप कहां पर क्या स्पेंड कर रहे हैं, कहां पर क्या खर्चे कर रहे हैं, कहां पर आपका अननेसेसरी खर्चा हो रहा है, कहां पर सही हो रहा है, गलत हो रहा है। बजटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके टोटल पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, आपने जो पैसे कमाए वो कहां पर खर्च हो रहे हैं। बजटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कहां कहां पर आप पैसे सेव कर सकते हैं। बजटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या जितना अमाउंट आपका किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए उतना आप कर रहे हैं कि नहीं। कई बार ऐसा भी होगा जब आप अपनी बजटिंग करेंगे, आप अपना पूरा बजट बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहा हूं, सारी बाकी सारी चीजें मैनेज कर पा रहा हूं। तो जब हम बजटिंग करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए डेडिकेटेड पैसे निकालते हैं, मनी निकालते हैं, मनी एलोकेट करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि लाइफ में, जिंदगी में हर चीज इंपॉर्टेंट है और हर चीज के लिए हमें इक्विलिब्रियम बना के चलना, बैलेंस बना के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मुझे पहली बार क्रेडिट कार्ड मिला तो लगा कि यार जैसे जन्नत का दरवाजा खुल गया।
अब तो मैं हर चीज, और क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास था आई थिंक उस समय। और वो 1.5 लाख रुपए, मुझे लगा कि 1.5 लाख रुपए तो मुझे एडिशनल मिल गए। अब मैं पैसे कैसे भी खर्च कर सकता हूँ, किसी चीज की रोक टोक नहीं है। मैंने फोन लिया, ईएमआई पर बनवाया, बहुत सारी चीजें जिसको भी मैं ले सकता था, परचेज कर सकता था, मैंने वो चीजें ली, वो चीज गई। और क्या करना था, ईएमआई में कन्वर्ट करा लिया। यार ईएमआई तो 200 रुपए 300 रुपए हर महीने की आ रही है, 300 रुपए 400 रुपए। बड़ी बड़ी चीजों की ईएमआई आपको 200 रुपए 400 रुपए करके आप ईएमआई में कन्वर्ट कराते जा रहे हैं और आप कंटिन्यूस उसकी पेमेंट करते जा रहे हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। लेकिन जब मुझे किसी ने बताया कि इसका तुम इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट करो और ये देखो कि तुम्हें साल का कितना इंटरेस्ट जा रहा है, तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो इंटरेस्ट 30% से ज्यादा था। और पेनाल्टी चार्जेस वो अलग से। मुझे ऐसा लगता था कि ईएमआई में कन्वर्ट करा लिया मेरे लिए आसानी सी बात है। लेकिन जब मैं वो 200 रुपए 300 रुपए एक्यूमुलेट हर महीने के, और महीने के आखिरी में जब करीब 11-12 तारीख के आसपास क्रेडिट कार्ड का बिल आता था और मैं महीने के आखिरी में 31 तारीख को बिल पे करना होता था, कभी मेरे पास पैसे नहीं होते थे महीने के आखिरी दिन। और वो जब क्रेडिट कार्ड का बिल मैंने देखा, मुझे ऐसा समझ में आया कि यार मैंने तो कुछ कुछ ईएमआई करा रखे हैं और उसका 400 रुपए 600 रुपए 1000 रुपए ईएमआई आनी चाहिए, लेकिन वो ईएमआई आनी शुरू हो गई 8000 से 9000 रुपए हर महीने। और वो 8000 से 9000 जब मैंने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकाला, सारे ईएमआई देखे, उसमें जब आप स्टेटमेंट निकालते हो तो उसमें आपको दिखता है कि कौन सी ईएमआई का कितना इंस्टॉलमेंट जा चुका है, कितना बचा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने देखा कि मैंने फोन लिए हैं 30,000 35,000 रुपए की, और उसको 40-40 महीने की ईएमआई करा रखी है। मैंने छोटी छोटी चीजें ली है 12,000 10,000 रुपए की, और उसकी 16-16 ईएमआई 24-24 ईएमआई करवा रखी है। और वो सारा एक्यूमुलेट होके मेरे इनकम का एक मोटा पैसा, एक मोटा चंक खा जा रहा था। और मैं हर महीने मिनिमम अमाउंट या तो पे करता था, और कभी किसी महीने अगर बच गया या कुछ बोनस आ गया, कुछ इस तरीके की चीजें हो गई, तो मैं ज्यादा अमाउंट पे कर देता था। मेरा माथा ठनका, मुझे समझ में आया ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मिस यूज कर रहा हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड मुझे यूज कर रहा है। उस दिन से मैंने कसम खाई कि अब मुझे क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। सबसे पहले मुझे अपने सारे जितने भी ईएमआई है क्रेडिट कार्ड के, वो खत्म करने हैं। तो दोस्तों, जो ये क्रेडिट कार्ड होता है, ये आपके यूज में तब आता है जब आपके पास उतना पैसा है सेविंग अकाउंट में या कहीं पर रखा हुआ, जो आप जिस दिन चाहे पूरा का पूरा उसे पेमेंट कर दें। तब आप क्रेडिट कार्ड को एंजॉय कर सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की और फिर 20 दिन 25 दिन 1 महीने का आपको क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, मतलब फ्री में उतने दिन आपको किसी ने पैसे दिए और 20 दिन बाद आपसे पैसे वापस ले रहा है। कोई चार्ज नहीं किसी भी तरीके का, उसमें आपको पेनाल्टी नहीं, कोई तरीके इंटरेस्ट या कुछ भी नहीं है। तब तो समझ लीजिए आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड आपको यूज कर रहा है। क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना ही करना है। क्रेडिट कार्ड केवल उसी केस में हमें यूज करना होता है जब हम उसे फुल पेमेंट डे 1 पे कर पाए। दोस्तों, मैंने ये स्टोरी कई लोगों को बताई है, शायद मुझे नहीं याद है कि मैंने आपको भी बताई है या नहीं, लेकिन एक बार हम कॉलेज के जितने भी दोस्त थे, हम सारे अच्छी जॉब कर रहे थे, सबके पैसे इंक्रीज हो रहे थे, हर साल बढ़ रहे थे, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। एक बार एक दोस्त की जॉब चली गई, और जब उस दोस्त की जॉब गई तो उसके पास इमरजेंसी फंड के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसने कभी भी पैसे जुटाए नहीं थे, हमने भी कभी पैसे नहीं जुटाए थे ना। हमें लगता था यार वो टैक्स सेविंग के नाम पे 1.5 लाख रुपए जो हम सेव करते हैं, वो ईएलएसएस का जो म्यूचुअल फंड लिया है, वो सेविंग है, तो वो हमारे पास बचत है तो। और फिर जब उसकी जॉब चली गई और 2 महीने जॉब नहीं लगी, उसको सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो गई। और जब वो सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो गई, सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, तो उसने सोचा कि चलो म्यूचुअल फंड जो मेरे पास पड़े हुए हैं, उन म्यूचुअल फंड्स को तोड़ लेता हूं, उसमें क्या दिक्कत है, वो म्यूचुअल फंड के पैसे मेरे ही तो है। लेकिन उस म्यूचुअल फंड में 3 साल का और 5 साल का लॉक इन पीरियड था। अब उसके पास दूसरे दोस्तों से मांगने का, उनसे किसी भी तरीके से पैसे अरेंज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और ऐसी एक सिचुएशन मेरे साथ भी आई थी जब मुझे पैसों की जरूरत थी और मैं पैसे मांग रहा था। मैंने अपने एक दोस्त से पैसे मांगे, उसने पैसे मुझे दिए तो, लेकिन जिस नजरों से उसने देखा, मुझे ये समझ में आया यार आज इसकी नजरें ऊंची है, मेरी नजरें नीची है। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट मैं बाद में करूंगा,
कोई भी चीज मैं बाद में करूंगा, सेविंग में बाद में करूंगा, वेल्थ बाद में बनाऊंगा, कोई चीज में बाद में लूंगा, लेकिन सबसे पहले कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड में जरूर बनाकर रखूंगा। ये कभी भी काम आ सकते हैं। किसी तरीके की इमरजेंसी आ गई, आपकी जॉब लॉस हो गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उस समय ये आपको बचाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते हैं। तो अगर आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कोई और चीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हुई है, तो अपना इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों, मैंने जॉब करनी स्टार्ट की थी करीब 21 साल की एज से, और मैंने इन्वेस्टमेंट, ठीक से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया करीब 31-31 साल की एज से। और मुझे 10 सालों में, जो अब मेरे करियर के स्टार्टिंग के 10 साल थे, मैंने कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी। और उसके लिए मेरे पास रीजन थे, वैलिड रीजन थे हर बार। कभी कि यार घर पे कुछ पैसे देने हैं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यार अभी ये लोन स्टार्ट हो गया, बहुत सारे अलग अलग चीजें, अलग अलग बहाने, यार अभी तो सैलरी ही कम है, सैलरी जब थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी उस समय मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा। इस तरीके के 10 बहाने थे मेरे पास। एक बार मैं किसी से टकराया, मुझे किसी ने समझाया कि यार जब तेरे पास, तेरी सैलरी स्टार्टिंग में कितनी थी? मैंने बोला करीब 12-13, 12,500 रुपए के आसपास। उसने बोला उस समय तू सेविंग कर पाता था? मैंने बोला यार उस समय तो मेरी सैलरी बहुत कम थी, तो मैं कैसे नहीं सेविंग कर पाता था। उसने पूछा आज तेरी सैलरी कितनी है? मैंने बोला कि अब तो करीब 1 लाख रुपए के आसपास हो गई है, अब तू सेविंग कर पाता है? मैंने कहा नहीं यार, अभी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईएमआईज और लोन, ये सारी चीजें हो गई। उसने मुझे एक चीज समझाया कि जब तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए थी, या जब तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, तब भी किसी भी वक्त तुम्हारे पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि तुम इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो वो कभी परफेक्ट समय नहीं आता, कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि आपके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाए, आप मेच्योर हो जाओ, आपकी स्टेबल हो जाओ। ये स्टेबल होना, ये मेच्योरिटी आना, ये पैसे इनफ हो जाना, ये एक गोल है जो इल्यूजन से भरा हुआ है, वो कभी आपकी जिंदगी में आएगा नहीं। विश्वास मानिए, स्टेबल हो जाना, लाइफ में सब कुछ एक सही मुकाम पर पहुंच जाना, वो आपकी लाइफ में नहीं आता है। आप जहां पर भी पहुंचोगे, उससे आगे आपको और की चाहत होगी। तो इसके पीछे आपको इन्वेस्टमेंट को, सेविंग को नहीं डालना है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप वेल्थ बना पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपनी चीजों को पूरा कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। कभी भी सैलरी ज्यादा होने का इंतजार मत करिए, कभी भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के बारे में इंतजार मत करिए। 500 रुपए अगर आप बचा सकते हैं, तो 500 रुपए हर महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी टिप मिल जाए, कोई ऐसा हमें स्टॉक बता दे, कोई ऐसा शेयर बता दे, जिससे हम लोग पैसे डालें और बूम, पैसे बन जाए, या यार पैसे मैं डालूंगा तुरंत मार्केट गिर जाएगा। हमें कोई भी ऐसी टिप दे दे जहां से हमें पैसे बन जाए, या अगले 3 सालों में ये मेरे 10,000 रुपए 1 लाख रुपए हो जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, हम उनके पीछे भागते भी हैं, हम पेनी स्टॉक्स उठाते हैं, हम अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करते हैं, अलग अलग चीजों में देखते हैं, मिलते हैं, लोगों की सलाह लेते हैं, अपना फंडामेंटल नहीं मजबूत करते, अपना जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको मजबूत नहीं करते, और यहीं पर हम मात खाते हैं। कभी भी क्विक रिटर्न्स के चक्कर में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कभी भी वेल्थ क्रिएशन क्विक रिटर्न से, लॉटरी लगने से, कोई ऐसा स्टॉक आ जाए मेरे हाथ में, ऐसे टिप आ जाए, इससे रिटर्न वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। वेल्थ क्रिएशन होता है कंसिस्टेंसी से, वेल्थ क्रिएशन होता है पैशन से, वेल्थ क्रिएशन होता है पेशेंस से। आपको छोटा अमाउंट लगातार लगे रहना है, बनाए रखना है। आपको बड़े पेनी स्टॉक्स और किसी मैजिकल शेयर के बारे में, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, काफी सारे लोग इंश्योरेंस को बहुत ही डिवीन करते हैं और ये मानते हैं कि यार इंश्योरेंस कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने भी एक इंश्योरेंस लिया था, टर्म इंश्योरेंस, और अपनी स्टार्टिंग एज में ले लिया था, क्योंकि फैमिली वालों ने, पापा ने शायद उस टाइम पे प्रेशर किया था कि इंश्योरेंस ले ले, परचेज कर ले। फिर 1 आध साल बाद वो जब उन्होंने फॉलो करना छोड़ा, मैंने मेरा उसकी EMI नहीं, मतलब उसकी ईयरली जो पेमेंट प्रीमियम जाता है वो नहीं गया, और वो मर गया, रिवाइव नहीं हो पाया।
बाद में मैंने दोबारा इंश्योरेंस लिया, करीब 31 ईयर का था मैं उस समय शायद। विश्वास मानिए कि सेम इंश्योरेंस जो मैं हर साल का प्रीमियम पहले 11,000 रुपए देने वाला था, 1 करोड़ रुपए का, उसका प्रीमियम मैं 60,000 रुपए देता हूं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ है। जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस लेंगे, जितनी जल्दी आप ये इंश्योरेंस जो है ना, जो 3 तरीके की इंश्योरेंस की हम बात करते हैं, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस, एक इमरजेंसी फंड, वो भी एक तरीके का इंश्योरेंस ही है आपके लिए। ये तीनों आपके लिए सेफ्टी नेट है। कभी भी प्रॉब्लम आती है, कभी भी ऐसे इश्यूज आते हैं, वहां पर आप नीचे गड्ढे में नहीं गिरते, आपको चोट नहीं लगती। इंश्योरेंस सबके लिए मस्ट है। किसी भी तरीके की सेविंग करने से पहले, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड मस्ट है हर एक इंसान के लिए। दोस्तों, जब मेरी जॉब लगी तब से लेकर और मैं अभी तक, मतलब मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ और मैं लगातार काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। बट स्टार्टिंग के दिनों में एक बहुत ही मजेदार सी चीज थी कि मैं काम करता था बहुत जबरदस्त, लगातार मेहनत से ऑफिस का काम करता था ऑफ कोर्स, और लगातार मुझे जो काम मिला, जो असाइनमेंट मिला, रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ और बहुत ही मेहनत से काम कर रहा हूँ। मैंने अपने स्किल इंप्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दिया। हुआ ऐसा कि एक बार मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। एक आप समझ लो जो बिग 4 कंपनीज होती है, उनमें से एक अपॉर्चुनिटी आई। उन्होंने एक्सेल के बारे में, आज मेरी एक्सेल बहुत अच्छी है, मैं उस पर बहुत काम करता हूँ, सारी चीजें, लेकिन उस समय मुझे बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो उन्होंने 2 राउंड के इंटरव्यू हुए, उसके बाद तीसरे राउंड में एक मुझे एक्सेल पे डेटा और वो बोला कि ये आपको प्रिपेयर करके बना के सबमिट करना है। मैं नहीं कर पाया, गूगल किया, ये किया, लोग हेल्प ली, थोड़ा सा समझा, तो एक मतलब मोटा मोटा मैंने बना के सबमिट भी किया, लेकिन जब उन्होंने बोला कि इसको एक्सप्लेन करो और कैसे डेटा आपका आया, तो मैं नहीं कर पाया। मुझे ये समझ में आया कि जितना आप मेहनत बाकी चीजों में करते हैं, उतना ही मेहनत आपको अपने ऊपर करना चाहिए। अपने स्किल्स को इंप्रूव करने पे, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने पे, सर्टिफिकेशन करने पे, नई चीजें सीखने पे। हो सकता है आपको ये तुरंत रिजल्ट ना दे, हो सकता है तुरंत आज की डेट में ये आपको लग रहा है कि आपके लिए ये तो खर्चा है, ये तो आपके एक्सपेंसेस है, लेकिन अपने ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको ऐसा रिटर्न देगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी सेविंग, कोई भी लॉटरी वैसा रिजल्ट आपको, वैसा रिटर्न आपको कभी भी नहीं देगी। दोस्तों, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसमें से हम सारे फंस जाते हैं। और ये कोई मेरी बात नहीं है कि मैंने मिस्टेक किया, मैंने गलती की। आप, आपके दोस्त, हम सारे। और जब ऐसा नहीं है कि जब आपके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तब आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के, मतलब उसके ट्रैप में फंसते हैं। ये हमारी सैलरी अगर 20,000 रुपए है, हमारी सैलरी 25,000 या 30,000 रुपए हो जाती है, हम तभी फंस जाते हैं। हम जिस प्रोपोर्शन में हमारा इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसी प्रोपोर्शन में हम अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा पाते, उसी प्रोपोर्शन में हम अपनी सेविंग्स नहीं बढ़ा पाते। हम कोई नए सामान लेने में, कोई नए जूते लेने में, नया फोन लेने में, इस ट्रैप में जरूर फंस जाते हैं। अगर आपका एनुअल इनकम से फॉर एग्जाम्पल 20% बढ़ता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट 25% जरूर बढ़ना चाहिए। बाकी पैसा आप अपने ऊपर खर्च करिए, बाकी पैसा बाकी चीजों पर खर्च करिए, लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसके ट्रैप में आपको कभी भी नहीं फंसना है। दोस्तों, मैं अपने आप को हमेशा से बहुत समझदार समझता था और फाइनेंशियल डिस्कशंस, फाइनेंशियल चीजें, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर जॉब के बारे में सर्च मारना, मतलब कुछ भी नॉर्मली मुझे लगता था कि यार मुझे आती है चीजें, समझ में आती है, और मैं पढ़ने में भी अच्छा था, सारी चीजें, तो मैं अपने से रिसर्च करके, अपने से देखकर और मैं करता था। कभी भी मैं फाइनेंशियल डिस्कशंस कि क्या गोल है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे बजट बनाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मैं कभी डिस्कस नहीं करता था किसी से। लेकिन उससे जब मैंने कई सारी गलतियां की, मैंने कई सारी जगह पर पैसे डुबोए, लिटरली डुबोए, मतलब पैसे डाले और डुबोए। मैंने कई सारे ऐसे कोर्स परचेज किए, कई सारे ऐसे मेंबरशिप प्रोग्राम में मैंने ज्वाइन किया, जहां से मुझे लगा कि यार कुछ दिनों में मैं ढेर सारा पैसे बना लूंगा, जहां से मुझे लगा कि अच्छा ये तो वो मल्टी लेवल वाली चीजें हैं, मैं पैसे बना लूंगा। और जब जिस दिन मैंने पहली बार अपनी वाइफ से डिस्कस किया, जिस दिन मैंने पहली बार अपनी फैमिली से डिस्कस किया, उन सबने मुझे टोका कि यार तुम ऐसी बेवकूफ वाली हरकतें कैसे कर सकते हो।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी आप डिसीजन लेते हैं, जितने भी डिस्कशंस आप करते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्पाउस के साथ जरूर डिस्कस करें। एक से ज्यादा दिमाग हमेशा बेहतर होता है अकेले सोचने से। पहले मेरा ध्यान हमेशा महीने के खर्चे पर रहता था कि इतना पैसा आया, और महीने जब, और वो भी तब जब मैंने बजट बनाना शुरू कर दिया, सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहां पर करनी है, कितने पैसे डालने हैं, वो सब शुरू करने के बाद की मैं बात कर रहा हूं। हमेशा मेरा फोकस महीने तक होता था कि महीने भर में इतने पैसे आने वाले हैं, इतने पैसे जाने वाले हैं, कहां कहां पर जाएंगे, कितना मेरा खर्चा जाएगा, ये खर्चे इस महीने आने वाले हैं, सब कैलकुलेट करके। कभी भी वो सब करने के बावजूद मुझे 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब मैंने उसको रिव्यू करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि जो लॉन्ग टर्म गोल्स है आपकी लाइफ के, जैसे कि आपके बच्चे हो गए हैं, उनके फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, उनके एजुकेशन के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, इन चीजों के बाद भी आज भी मेरा कोई विजन नहीं है, उस डायरेक्शन में कोई एक प्लान नहीं है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान बनाना हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए। जब आप प्लान बनाकर चलते हैं तो आप मैजिक के भरोसे नहीं रहते। जब आप प्लान बनाकर चलते हैं तो विंडफॉल के भरोसे नहीं रहते। जब आप प्लान बना के चलते हैं तो आपको ये नहीं लगता यार कहीं से पैसे आ जाए और ये मेरा काम हो जाए। दोस्तों, ये मैंने गलतियां 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं की। बहुत सारी इसमें से गलतियां ऐसी हैं जो मैंने कई कई साल की। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं कि जो मुझे 2-3 साल में समझ में आ गई। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो मुझे 30, 32, 33 साल की एज में समझ में आई, और उन गलतियों को मैंने की। उसके बाद मुझे चीजें समझ में आई, मैंने बहुत ही रैपिड तरीके से अपने सारे लोन्स और डेब्ट्स खत्म किए, और उसके बाद फिर मैंने वेल्थ बिल्डिंग के प्रोसेस पे ध्यान दिया। मैंने ये गलतियां की, मुझे उम्मीद है आप ये गलतियां नहीं करेंगे, और अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो यही समय है, यही सही समय है, आज का ही दिन है जब आपको ये गलतियां करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इसमें से आप कौन सी गलती कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक रेफरेंस चीज जो आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं कोशिश करूंगा उसमें एक डिटेल, डिस्क्रिप्टिव और कैसे करते हैं पूरा प्रोसेस के साथ वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।